अब हम उस खबर का डीएनए टेस्ट करेंगे जिससे यह पता चलेगा कि नई चीजों को खोजने और नई तकनीक विकसित करने में भारत कितना कमजोर है। इस विश्लेषण की शुरुआत हम एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की एक बात से करना चाहेंगे। स्टीव जॉब्स ने कहा था, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर, यानी नई खोज ही ये तय करती है कि कौन नेतृत्व करने वाला है और कौन पीछे पीछे चलने वाला है। आपको जानकर आज दुख होगा कि भारत नई खोज करने के मामले में ना तो दुनिया का नेतृत्व कर पा रहा है और ना ही अमेरिका जैसे देशों के पीछे चल पा रहा है। दुनिया के ज्यादातर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का आविष्कार अमेरिका में किया जाता है और बड़े पैमाने पर उनका निर्माण चीन में होता है, जबकि भारत सिर्फ इन प्रोडक्ट्स का उपभोग ही कर पाता है। यानी भारत की भूमिका एक इनोवेटर के रूप में बहुत कम है और एक कंज्यूमर के रूप में ज्यादा है, एक बाजार के रूप में ज्यादा है। नोबेल पुरस्कार विजेता और अमेरिका के जाने माने फिजिसिस्ट डेविड जे ग्रॉस ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर अपने विचार रखते हुए कहा था कि मेक इन इंडिया भारत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यह दूसरों पर निर्भर होकर नहीं होना चाहिए। भारत को खुद ही आविष्कार करने चाहिए, नई खोजें करनी चाहिए। आविष्कारों से ही नए प्रोडक्ट्स विकसित होते हैं। इसलिए मेक इन इंडिया के नारे को बदलकर डिस्कवर, इन्वेंट एंड मेक इन इंडिया कर दिया जाना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत आज से करीब 23 महीने पहले सितंबर 2014 में की गई थी, लेकिन करीब 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत में अब तक ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया गया है जिसकी चर्चा दुनिया में हो सके। यानी नई चीजों को खोजने और नई तकनीक विकसित करने के मामले में भारतीय काफी पीछे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2016 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है, उसमें भारत 66वें नंबर पर है, यानी 66th पोजीशन पर। हालांकि भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर हुई है। पिछले वर्ष भारत की रैंक 81 थी, यानी इस बार भारत की रैंक तो अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। इस लिस्ट में पिछले 6 वर्षों से स्विट्जरलैंड लगातार नंबर 1 पर है, अमेरिका चौथे नंबर पर है, जबकि चीन 25वें, रशिया 43वें और ब्राजील 69वें नंबर पर है। अब सवाल यह है कि नई तकनीकों की खोज और रिसर्च करने के मामले में भारत का कितना दिमाग चलता है। इस विषय पर आज हमने गहन शोध किया, जिसमें हमें यह पता चला कि पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत में दिए गए हर 6 पेटेंट्स में से औसतन सिर्फ 1 भारतीयों के नाम पर था। बाकी के 5 पेटेंट्स देश में काम कर रही विदेशी कंपनियों को मिले। आपको बता दें कि पेटेंट का मतलब होता है किसी नए आविष्कार या खोज को आधिकारिक रूप से पहचान देना। भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2006 से दिसंबर 2015 तक भारत में 67,342 पेटेंट जारी किए गए, जिनमें से 56,727 पेटेंट विदेशी इनोवेटर्स के नाम पर है और सिर्फ 10,615 पेटेंट भारतीय खोजकर्ताओं के नाम पर है। इस आंकड़े का मतलब समझने के लिए किसी बड़े शोध की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत में खोज और आविष्कार बहुत कम हो रहे हैं और दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देखने वाले देश के लिए यह अच्छी बात नहीं है। यह संकेत बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इनोवेशंस और रिसर्च के मामले में भारत के पिछड़ेपन की एक बड़ी वजह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम खर्च करना। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक भारत में जीडीपी का सिर्फ 0.82% हिस्सा ही शोध कार्यों पर खर्च किया जाता है और जानकार मानते हैं कि इसे कम से कम जीडीपी का 2% होना चाहिए। भारत का यह हिस्सा स्लोवाकिया और पोलैंड जैसे देशों द्वारा शोध कार्यों पर खर्च किए जाने वाले हिस्से से भी कम है। भारत का पड़ोसी देश चीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपने जीडीपी का 2% से भी ज्यादा हिस्सा खर्च करता है, जबकि इस मामले में साउथ कोरिया सबसे आगे है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपने जीडीपी का 4.3% हिस्सा खर्च करता है, जबकि इजराइल इस मामले में दूसरे नंबर पर है। इजराइल अपने जीडीपी का 4.1% हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है। हालांकि विदेशी कंपनियां भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च कर रही हैं। R&D के मामले में भारत 20वें नंबर पर है और इस वक्त दुनिया की करीब 1000 मल्टीनेशनल कंपनीज के R&D सेंटर्स भारत में काम कर रहे हैं।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2016 के मुताबिक साइंस और इंजीनियरिंग जैसे विषयों में ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 8वें नंबर पर है। लेकिन इसी इंडेक्स के मुताबिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत की ओवरऑल रैंकिंग दुनिया में 118 है, जबकि भारत का पड़ोसी देश चीन इस मामले में चौथे नंबर पर है, नंबर 4 पर है। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के संसाधन तो बढ़े हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की गुणवत्ता में कुछ खास सुधार नहीं आया। यानी हमारे देश की व्यवस्था एक फैक्ट्री की तरह है, जिसमें लगातार बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि वो दुनिया के सामने कोई बहुत बड़ा इनोवेशन कर सकें, कोई नई खोज कर सकें। इसकी वजह यह है कि भारत में शोध और अनुसंधान के महत्व को कोई समझ नहीं पाता। भारत में सिस्टम की खोज ये हो गई है, सिस्टम की सोच ये हो गई है कि उसे पके पकाए आविष्कार और तकनीकें मिल जाएं, लोगों को और सिस्टम को खुद पसीना ना बहाना पड़े, खुद मेहनत ना करनी पड़े और इस पर कोई खर्चा भी ना करना पड़े। और यही वजह है कि भारत के अच्छे वैज्ञानिक देश छोड़कर विदेश में बस जाते हैं और अपने हुनर का इस्तेमाल करके नए नए आविष्कार भारत की बजाय दूसरे देशों के लिए करते हैं। और हम सभी लोग नई खोज करने की बजाय, नए इनोवेशंस करने की बजाय अपने आप को एक बाजार के रूप में विकसित कर रहे हैं और दुनिया के सामने अपने आप को एक कंज्यूमर्स की तरह पेश कर रहे हैं कि जो खोज हैं, जो नई इनोवेशंस हैं, जो नए प्रोडक्ट्स हैं, वो किसी और देश में बनाए जाएंगे, उन पर शोध कार्य किसी और देश में होगा और हम सिर्फ खरीदने के लिए उन्हें पहुंच जाएंगे। आज जन्माष्टमी है और हम लगातार इनोवेशन की आज बात कर रहे हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किए बगैर ये डीएनए टेस्ट शायद पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण अपने आप में इनोवेशन के भी भगवान हैं। हमने श्री कृष्ण के जीवन और महाभारत के प्रसंगों का अध्ययन करके आज एक छोटा सा विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है और हम जिन प्रसंगों के बारे में आज आपको बताएंगे उनमें कोई ना कोई इनोवेशन जरूर मौजूद है। श्री कृष्ण का बचपन नंदगांव में बीता और वहां इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन उन्होंने गोवर्धन की पूजा का प्रस्ताव रखा और इसके पीछे यह तर्क दिया कि गोवर्धन ही ब्रज भूमि की समृद्धि की वजह है, इसलिए गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। यह पूजा के मूल मकसद को लेकर एक बड़ा इनोवेशन है और इससे यह सीख मिलती है कि किसी पूजा का आधार डर नहीं बल्कि व्यक्तित्व होना चाहिए। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो उसके बाद जरासंध बार बार मथुरा पर हमला करता था। कई युद्ध लड़कर उसे हराने के बाद श्री कृष्ण ने इस अनावश्यक युद्ध से छुटकारा पाने का फैसला किया। जरासंध से बार बार युद्ध करने की बजाय श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया और नए युग के नगर को बसाया, जिसका नाम था द्वारका। इस तरह उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाली रणभूमि को छोड़ा और इसी वजह से उन्हें रणछोड़ भी कहा गया। कौरवों और पांडवों के बीच राज्य के बंटवारे के बाद पांडवों को निर्जन खांडव प्रस्थ दिया गया। तब पांडव काफी निराश थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें नई दृष्टि दी और कहा कि ये एक नए, सुखी और संपन्न देश के निर्माण का मौका है। ये एक तरह का पौराणिक स्टार्टअप था जो पांडवों के लिए बहुत सफल रहा। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य अस्त्रों की खोज के लिए यात्रा पर भेजते हैं। आधुनिक शब्दावली में अगर कहा जाए तो उन्हें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का महत्व पता था और अर्जुन को उन्होंने इसी दिशा में काम करने की प्रेरणा दी। इसके अलावा जब कौरव और पांडव दोनों ही युद्ध के लिए आतुर होते हैं, उस समय में श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव रखते हैं और खुद शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की राजसभा में जाते हैं। पांडवों के लिए 5 गांव मांगते हैं और जब दुर्योधन नहीं मानता तो फिर अपना विराट रूप दिखाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और मजबूरी में युद्ध का चुनाव करते हुए इस युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी कौरवों के हिस्से में ट्रांसफर कर देते हैं। ये एक तरह का कूटनीतिक और राजनीतिक इनोवेशन है। भीष्म पिता के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्हें सीधे सीधे युद्ध करते हुए हराना संभव नहीं था। ऐसे में वो युधिष्ठिर और अर्जुन से कहते हैं कि जाओ और भीष्म पितामह द्वारा दिया गया विजय श्री का आशीर्वाद लौटा कर आओ। युधिष्ठिर और अर्जुन जब ऐसा करते हैं तो भीष्म अपनी पराजय का रास्ता उन्हें बता देते हैं और यहीं से महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित हो जाती है। यानी श्री कृष्ण जरूरत पड़ने पर विरोधियों से सलाह लेने से भी चूकते नहीं। ये भी एक राजनीतिक इनोवेशन है।
श्री कृष्ण का जीवन जीने का जो तरीका है वो अपने आप में एक इनोवेशन है। श्री कृष्ण में ऐसा अध्यात्म है जो युद्ध को भी एक लीला मान लेता है। श्री कृष्ण जीवन की सारी दिशाओं को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं। राग, प्रेम, योग, काम, भोग, ध्यान और इन सब को मिलाकर बना समग्र जीवन एक उत्सव की तरह उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। श्री कृष्ण जीवन के विरोधाभास और परेशानियों से भागते नहीं, बल्कि वो ऐसी जटिलताओं को पूरी समग्रता के साथ स्वीकार करते हैं। और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि अपने जीवन में आप श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीख सकते हैं।